आज हम पढ़ेंगे कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेल्स के बारे में। लाइफ जो है बेसिकली ये बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है सेल्स की, जो कि एक स्मॉलेस्ट यूनिट हैं जो लाइफ को एग्जिबिट करते हैं। ये आपको पता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चरल, फंक्शनल और बायोलॉजिकल यूनिट है जिसे हम सेल कहते हैं। अगर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म से, किसी प्लांट से या एनिमल से उसके सेल ले लेते हैं और उसको आइसोलेट करते हैं, तो वो सिर्फ उसी वक्त लेबॉर्ट्री में ग्रो किया जा सकता है और उसको रिप्रोड्यूस किया जा सकता है अगर वो मुकम्मल सेल है। अगर हम उसके कुछ हिस्से को अलग करते हैं तो यकीनन वो डेटरेट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अगर हम सेल्स को ठीक से ट्रीट नहीं करते तो उनकी डेथ हो जाती है, और उसको हम जो है, जाहिर है कि डेथ सिर्फ उसी चीज़ की होती है जो कि लिविंग हो, लिविंग एंटिटी है तो ही उसकी डेथ होती है। अब बॉडी के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि सेल्स जो हैं दे डाई बाय देयर ओन हैंड। लाइक वो कैसे उनकी डेथ होती है, उनकी कुछ ऐसी इंटरनल प्रोग्रामिंग होती है जिसकी वजह से इन सेल्स की डेथ हो जाती है। क्योंकि कभी कभार कुछ सेल्स हमारी बॉडी के लिए मज़ीद उनकी ज़रूरत नहीं होती या उनका मौजूद रहना बॉडी के लिए ख़तरनाक हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक सेल है और उसमें कोई प्रॉब्लम ऐसी आ गई कि वो कैंसरस हो गया, और कैंसरस होने के बाद अगर वो सेल डेवलप करता रहेगा और वो हमारी बॉडी का हिस्सा रहेगा, तो वो एक डेवलप्ड कैंसर की फॉर्म में हमारे सामने उसकी जो मज़ीद सेल्स कैंसरस होते जाएंगे, एक कैंसर डेवलप हो जाएगा। लेकिन अगर एक सेल कैंसरस हुआ है तो उसके लिए द फेट शुड बी डेथ। अगर वो खुद से बॉडी उसको किल कर देती है, उस सेल की प्रोग्रामिंग ऐसी होती है कि उसकी डेथ हो जाती है, तो हम कैंसर की डेवलपमेंट से बच जाते हैं। और दिन में बहुत से ऐसे सेल्स होते हैं जो बॉडी के अंदर कैंसरस हो जाते हैं, लेकिन उनकी जो डेवलपमेंट है वो रुक जाती है और उनकी डेथ हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसी चेंजेस आती हैं जिसके बायस बॉडी उसको डिटेक्ट करती है कि नाउ दिस सेल इज टू बी किल्ड, और उसको किल कर दिया जाता है। अगर हम किसी सेल को स्टडी करना चाहते हैं तो वो सेल जब बॉडी के अंदर होता है उस वक्त उसको स्टडी कर लेना कुछ इतना आसान नहीं है। आप सिंगल सेल को कैसे स्टडी करेंगे किसी भी बॉडी के अंदर? तो उसके लिए जो तरीका बहुत यूज़ होता है लैब्स के अंदर वो क्या है कि हम सेल को इन विट्रो कल्चर कर लेते हैं। इन विट्रो ग्रो करने का क्या मतलब होता है कि हमने बॉडी से बाहर किसी सेल को कल्चर कर लिया। फॉर एग्जांपल, जैसे आपको इस तस्वीर में नज़र आ रहा है कि हमने एक प्लेट है, उसके अंदर हम सेल्स को कल्चर कर लेंगे। ठीक है, तो इससे जब आप सेल्स को बॉडी के बाहर एनवायरनमेंट देते हैं, आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट देते हैं, और उसको उस कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में रख के ग्रो कर लिया जाता है, इसको कहते हैं सेल कल्चर करना, और सेल को इन विट्रो ग्रो करना। तो बॉडी से बाहर जब आप इसको ग्रो करेंगे किसी प्लेट के अंदर, तो तब आप उस सेल और उसके अंदर मौजूद मॉलिक्यूल्स की स्टडी को बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं लैब के अंदर। इसलिए हम सेल्स को बॉडी के बाहर कल्चर कर लेते हैं। इसी तरह एक इम्पॉर्टेंट जो सेल लाइन है उसे हम हीला सेल लाइन कहते हैं। हीला सेल लाइन में जो ह्यूमन सेल लाइंस की जो बिगिनिंग है वहाँ पे आपको पता है कि 1951 में ये तकरीबन शुरू हुआ था कि ह्यूमन सेल्स को कल्चर कर लिया जाए। एक ख़ातून थी हेनरिटा लैक्स, उनको सर्विकल कैंसर था, ये जिनकी यहाँ पे आपको तस्वीर भी नज़र आ रही है। इनको सर्विकल कैंसर था जो कि एक मैलिग्नेंट ट्यूमर था। मैलिग्नेंट ट्यूमर वो होता है जो मज़ीद फैलता है, जो फैलने वाला कैंसर होता है, जो एक ऑर्गन से निकल के दूसरे ऑर्गन को भी अफेक्ट कर सकता होता है। तो वहाँ से ये सर्विकल कैंसर के सेल्स आइसोलेट कर लिए गए इन खातून से। नाउ शी इज़ नो मोर, बट इनके सेल्स अभी भी लैब्स के अंदर यूज़ हो रहे हैं। पूरी दुनिया इन सेल्स को यूज़ कर रही है।
अगर हम हीला सेल लाइन देखते हैं कि हीला सेल्स जो हैं जो इस वक्त हमारे पास लैब में मौजूद होते हैं, ये एक्चुअली इन्हीं सेल्स के डिसेंडेंट हैं जो डिवाइड और रीडिवाइड करते रहे, उन्हें हम ग्रो कर लेते हैं लैब में, वो मज़ीद हमारे पास बहुत सारा सेल्स का कल्चर आ जाता है। पूरी दुनिया इसे यूज़ कर रही है, बहुत सारी इसकी डिवीजन होती गई हैं, स्टिल ये लैब के अंदर यूज़ होती है। और अगर आप इसे माइक्रोस्कोप के नीचे देखें तो हीला सेल्स कुछ आपको इस तरह के नज़र आते हैं जैसे आपको इस तस्वीर में नज़र आ रहे हैं। सेल्स बहुत ही कम्प्लेक्स और हाईली ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। जितना कोई स्ट्रक्चर ज़्यादा कम्प्लेक्स होता है, ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड होता है, उतना ही उसमें जो ज़्यादा ऐसे हिस्से होते हैं जो कि अपनी प्रॉपर प्लेस में होंगे और वो ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन के साथ होगा और उसमें एरर की टॉलरेंस उतनी ही कम होगी और उसका जो इंटरेक्शन है बाकी के पार्ट्स के साथ वो भी उतना ही ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड होगा। जितनी ज़्यादा रेगुलेशन या जितना ज़्यादा कंट्रोल होता है उसमें सिस्टम उतना ही ज़्यादा अच्छे से मेंटेन रहता है। जब सेल के अंदर बहुत सी एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, जैसे सेल की डिवीजन है, प्रोटीन्स हैं बन रही हैं, उनकी एक्सपोर्ट हो रही है, प्रोटीन्स की इंपोर्ट हो रही है, इसके अलावा बहुत से मॉलिक्यूल्स हैं जो सेल के अंदर आते हैं, ट्रैफिक होती है, उसमें कंट्रैक्शन होती है और देयर आर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ प्रोसीजर्स जो कि सेल के अंदर हो रहे होते हैं, सारी एक्टिविटीज़ हैं जो हो रही होती हैं। तो उस वक्त इसको बहुत ऑर्गेनाइज्ड और मेंटेन रखा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखिए कि जब डीएनए डुप्लीकेट होता है तो हर डुप्लीकेशन के साथ इसका जो एरर रेट है वो लेस देन 1 मिस्टेक होता है एवरी 10 मिलियन न्यूक्लियोटाइड्स के बाद। मतलब अगर 10 मिलियन न्यूक्लियोटाइड लगें तो भी ये चांस होता है कि हो सकता है कि एक न्यूक्लियोटाइड मिस्टेकनली लग जाए या उसमें वो मिस्टेक भी ना हो। इस डीएनए की डुप्लीकेशन के दौरान जो मिस्टेक होती है उस मिस्टेक को ख़त्म करने के लिए, जो मिस्टेकनली आके अगर एक गलत न्यूक्लियोटाइड अटैच हो जाता है उसको उस मिस्टेक को ख़त्म करने के लिए सेल के अंदर एक एलैबोरेटेड सिस्टम मौजूद होता है जो कि इसको डिटेक्ट करता है और इसको ख़त्म करता है। हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल को जो है वो डिस्कस करेंगे कि कैसे जो एटम्स हैं वो मिलकर छोटे मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, फिर इन मॉलिक्यूल से डिफरेंट पॉलीमर्स बनते हैं, पॉलीमर्स मज़ीद कम्प्लेक्स फॉर्म में आते हैं और कम्प्लेक्स से सब सेलुलर ऑर्गेनल्स बनते हैं और इन ऑर्गेनल्स को फाइनली एक सेल के अंदर जो है हम स्टडी करेंगे कि किस तरह से फिर ये ऑर्गेनल सारे मिलके सेल बनाते हैं। मतलब सेल और उसकी जो अंदर मौजूद सब डिवीजन्स हैं हम उन सब को भी स्टडी करेंगे। सेल्स के अंदर कंसिस्टेंसी होती है, मतलब अगर हम किसी हाई पावर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे सेल्स को देखते हैं तो उनकी एक कंसिस्टेंस है उनकी अपीयरेंस के अंदर। इसी तरह से उनके अंदर मौजूद जो ऑर्गेनल्स हैं वो एक ही स्पीशीज़ के डिफरेंट इंडिविजुअल्स में उनकी शेप और लोकेशन कमोबेश एक जैसी होती है। हर जो ऑर्गेनल है उसकी मैक्रोमोलिक्यूल्स की कंपोजिशन भी कंसिस्टेंट होती है। ऐसे सेल्स जो इंटेस्टाइन की लाइनिंग में मौजूद होते हैं ये आपस में टाइटली कनेक्टेड होते हैं। जैसे दीवार में ईंटें चुनी होती हैं, उनके दरमियान कोई स्पेस नहीं होती, इस तरह से इंटेस्टाइन की लाइनिंग में एक दूसरे के साथ सेल जुड़े हुए होते हैं। इनके जो एपिकल एंड्स हैं वो बेसिकली इंटेस्टाइनल चैनल को फेस कर रहे होते हैं। उस डायरेक्शन में इसमें लॉन्ग प्रोसेसेस मौजूद होते हैं जिन्हें माइक्रोविलाई कहते हैं। ये जो माइक्रोविलाई हैं इनका काम क्या है कि ये फैसिलिटेट करते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स को। बिकॉज आप देखिए कि इंटेस्टाइन से आपका जो मेन आउटकम क्या होता है कि वहाँ पे जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको एब्जॉर्ब कर सके बॉडी। तो ये माइक्रोविलाई होते हैं जिनकी वजह से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब किया जाता है। माइक्रोविलाई जो हैं ये कैसे प्रोजेक्ट कर सकते हैं आउटवर्ड्स
क्योंकि इनके जो एपिकल सरफेस है उस एपिकल सरफेस से ये आउटवर्डली प्रोजेक्टेड होते हैं। उसकी रीज़न क्या है कि इसके अंदर इंटरनल स्केलेटन मौजूद होता है जो फिलामेंट्स का बना होता है, और ये फिलामेंट्स डिफरेंट प्रोटीन के बने होते हैं जिसे हम एक्टिन मोनोमर कहते हैं। ये एक्टिन के मोनोमर्स आपस में पोलिमराइज होते हैं एक करेक्टरिस्टिक तरीके से, और ये मिलके फिलामेंट्स बना देते हैं, और ये फिलामेंट्स जो हैं अल्टीमेटली जो इंटरनल स्केलेटन प्रोवाइड करते हैं माइक्रोविलाई को, ताकि ये अपनी एपिकल सेल सरफेस से आउटवर्डली प्रोजेक्ट होकर इंटेस्टाइन में अपना फंक्शन परफॉर्म कर सकें। जिनका काम ये होता है कि वो एनर्जी यूज होने ताकि मैगजीन ट्रांसपोर्ट प्रोसेस को कंप्लीट किया जा सके। जो माइटोकॉन्ड्रियन है बेसिकली ये एक डिफाइंड पैटर्न ऑफ इंटरनल मेम्ब्रेन से होते हैं जिसमें खास तरह के प्रोटीन